हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल अररिया क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग NCERT क्लासिक ज्योग्राफी की सीरीज़ में चैप्टर 4 का अध्ययन करेंगे। तो चैप्टर 4 में आज हम लोग मानचित्र के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसे समझेंगे। तो मानचित्र के बारे में इस पैराग्राफ में सबसे इम्पोर्टेंट लाइन यहाँ से है, जैसे मानचित्र, यानी कि पहला कुछ आ जाता है कि मानचित्र है क्या। एकदम बेसिक से अपना जो है अपनी पढ़ाई को डिटेल्स में कैसे ले जाते हैं NCERT हमें ये बताता है, यानी कि बेसिक्स में जो भी शब्दावली हैं उसे कैसे क्लियर किया जाए, इसकी सीख हमें NCERT से मिलती है। NCERT में सबसे पहला टॉपिक है इसमें मानचित्र। तो मानचित्र के बारे में देखते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग के पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव। ये लाइन नहीं याद रखनी, मानचित्र में बस यही याद रखनी, पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। मानचित्र क्या है, एटलस क्या है। जैसे मानचित्र अलग है, एटलस अलग है। ये दोनों का डेफिनेशन दे देगा, फिर उसके बाद से कथन से संबंधित क्वेश्चन बना देगा और बोलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। तो आपको सही गलत चुनना पड़ेगा। तो ये एटलस है। एटलस जब भी बोले तो समझ जाना कि एक समूह है। एटलस एक समूह है जिसमें बहुत सारे मानचित्र होते हैं, बहुत सारे मानचित्र आते हैं एटलस में। और मानचित्र में क्या आता है, मानचित्र में तो इसके एक भाग या पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र। मानचित्र का मतलब ये याद रखना, खींचा गया चित्र। और एटलस में ये याद रखना, विभिन्न प्रकार के अलग अलग ये बहुत सारे मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है। बहुत सारे मानचित्र एटलस याद रखने के लिए सबसे आसान, मानचित्र खींचा गया चित्र, एटलस बहुत सारे मानचित्र, बहुत सारे मानचित्रों को एक साथ रखना। साथ रखना ये मानचित्र और ये एटलस। अब इसके नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में इसका टाइप दिया है, देखिए कि भौतिक मानचित्र क्या होता है और राजनीतिक मानचित्र क्या होता है। जब भी आप एटलस बुक लोगे, जो बहुत सारे मानचित्रों का समूह रहता है, तो उस एटलस में भौतिक मानचित्र और राजनीतिक मानचित्र दोनों दिया रहता है। जिसे वर्ड वो पॉपुलर है फिजिकल मैप, ज़्यादातर स्टूडेंट यही बोलते हैं पॉलिटिकल मैप। जैसे इंडिया के बारे में पढ़ना है तो बोलेंगे कि इंडिया का फिजिकल मैप पढ़ लो, इंडिया का पॉलिटिकल मैप पढ़ लो। अब फिजिकल में क्या क्या आता है इसका डेफिनेशन हमें यहाँ से मिल जाएगा कि जब भी हम पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर, इन सब के बारे में पढ़ते हैं तो ये फिजिकल मैप होता है, यानी कि भौतिक मानचित्र के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। फिर राज्य, नगर, शहर, गांव या विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों और उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। यानी कि मोटा मोटा फिजिकल मैप और जो फिजिकल मैप होता है और पॉलिटिकल मैप में डिफिनीशन आप लोगों को मिल गया कि फिजिकल मैप क्या होता है और पॉलिटिकल मैप क्या होता है। फिजिकल मैप में देखिए क्या आता है, पर्वत, पठार, पहाड़, नदी, महासागर। पॉलिटिकल मैप में आता है राज्य, नगर, शहर, राज्यों की सीमा, इन सब का अध्ययन किया जाता है। यही मेन डिफरेंस है। और एटलस में हम लोग
दो ही चीज़ों को पढ़ते हैं। किसी भी देश के बारे में जानना हो, फिजिकल और पॉलिटिकल में पढ़िए, आप उस देश के बारे में जानकारी हो जाएगी। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये रहा हमारा नेक्स्ट पेज। अब एक इसमें दिया है वर्ड थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र क्या होता है? कुछ मानचित्र में विशेष जानकारियां दी जाती है। अब ये विशेष जानकारी किस चीज़ की हो जाती है? विशेष जानकारी क्या होती है? जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन उद्योग कि ये सब जितने वो है, जिस मानचित्र से ये सब जानकारियाँ मिलती है, सड़क मानचित्र की, वर्षा मानचित्र की, वन मानचित्र की, उद्योग मानचित्र की, तो ये सारे जो होते हैं वो थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। जैसे आप लोगों ने ये सब सुना होगा कि आप जो है रेन का थीमेटिक डायग्राम बनाओ, रेन का 1 साल का थीमेटिक डायग्राम बनाओ। तो यानी कि सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन उद्योग, ये सारे मानचित्र आपके थीमेटिक मानचित्र में आते हैं। मतलब अदर देन फिजिकल और पॉलिटिकल जो मैप है उसको छोड़कर जो भी मानचित्र बनाए जाते हैं वो सारे थीमेटिक मानचित्र में आते हैं। अब मानचित्र की 3 घटक कौन कौन सी होती है? ये वीवीआई है, मानचित्र दिशा, दूरी और प्रतीक, ये तीनों मानचित्र के घटक होती है। अब इसमें टॉपिक है आपका क्या? दूरी। ये सारा हम लोग मानचित्र के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो अब इसमें दूरी का जो डिफिनीशन दिया होगा वो मानचित्र के संदर्भ में दिया होगा। जैसे मानचित्र पे तो हर चीज़ को दिखाना है, तो इसमें कुछ पैमाने इसने निर्धारित कर रखे हैं। तब ये कैसा पैमाना निर्धारित कर रखा है अब हम देखते हैं इसमें। जैसे कि मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्तर के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसमें छोटे पैमाने वाले मानचित्र, एक बार इसको रीड कर लेते हैं। वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। मानचित्र में आप लोग सभी जानते हो कि 500 किलोमीटर की दूरी है, तो इसको एक तरह से दिखाया गया होगा, जैसे 5 सेंटीमीटर के हिसाब से दिखाया गया होगा। अगर 10,000 किलोमीटर का है तो इसको 10 सेंटीमीटर के हिसाब से दिखाया गया होगा, मतलब ऐसा। तो इसमें से ये जो है लाइन इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखें। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। तो इसके साथ हम लोग चलो पढ़ ही लेते हैं कि बड़े पैमाने वाले मानचित्र और छोटे पैमाने वाले मानचित्र को एनसीईआरटी ने कैसे डिफाइन किया है। उदाहरण से ही समझ लेते हैं, उदाहरण से जल्दी समझ में आ जाता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी कितना है? 10 किलोमीटर, जिसे मानचित्र पर आप 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया जाता है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल आपके 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। आपके रेखा चित्र का पैमाना 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर। जैसे कि हमें रेखा चित्र बनाना है, तो अगर हम 10 किलोमीटर लाइन खींचेंगे तो सपोज डेट यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर लाइन हो गया। लेकिन हमने अगर 5 किलोमीटर को 5 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर में दिखाना है तो ये यहाँ तक आएगा। फिर अगले 5 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर में दिखाना है तो ये मतलब कि इतने लाइन तक में हमारा काम हो जाएगा दर्शाने वाला। यानी कि अगर रियल में खींचेंगे तो 10 किलोमीटर लाइन बहुत ही लंबी हो जाएगी। अगर इसे पैमाना निर्धारित करके खींचेंगे तो ये छोटा होगा। तो इस प्रकार के पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी दी जाए तो मानचित्र के किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगाया जा सकता है। उसके बाद से जब एक बड़े क्षेत्रफल वाले भाग जैसे महाद्वीप और देशों को कागज़ पर दिखाना हो तो हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं, जैसे 5 सेंटीमीटर स्तर के लिए। तो इसमें से बस इतना ही, ये लाइन, इस लाइन को देने का यही अभिप्राय है कि जैसे हमें पढ़ना हो, मानचित्र का अध्ययन करना हो, एटलस का अध्ययन करना हो,
तो हमें कौन से पैमाने वाला मानचित्र लेना चाहिए जिससे हमारे जो है जानकारी ज़्यादा मिले। तो हमें बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। तो बड़े पैमाने वाले मानचित्र लेना चाहिए हमें। फिर हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट पेज पे। ये चैप्टर जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम लोग एनसीईआरटी का स्टडी कर रहे हैं तो कुछ छोड़ेंगे नहीं। अब ये फिगर है, आप लोग इसका स्टडी कर लीजिएगा। अब ये डायरेक्शन के बारे में दिए गए। तो डायरेक्शन में तो सब जानते हैं कि 4 मुख्य डायरेक्शन होते हैं, जो यहाँ लिखा भी है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। वे प्रधान दिक बिंदु कहे जाते हैं। और बीच की भी 4 दिशाएं होती है, जैसे उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। और यहाँ पे फिगर भी बना के दिखा दिया है, कुछ करना ही नहीं है। एक सीधी लाइन उत्तर दक्षिण, ये लाइन पश्चिम पूरब, फिर इन दोनों के बीच में उत्तर पूरब, फिर इन दोनों के बीच में उत्तर पश्चिम, फिर इन दोनों के बीच में दक्षिण पश्चिम, फिर इन दोनों के बीच में दक्षिण पूरब। इतना वो नहीं करना है। जो भी दिक सूचक यंत्र बनाए जाते हैं तो डायरेक्शन को इंडिकेट करके ही बताए जाते हैं, ताकि इनको पता चल जाए, ताकि इन्हें पता चल जाए। वैसे डायरेक्शन को इंडिकेट करके ना बनाया जाए तो फिर भी लोग इस हिसाब से पता, मतलब इस जो घड़ी का है, घड़ी के डायरेक्शन से भी पता कर सकते हैं। ये नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या है इसका, इसके नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसके नेक्स्ट पेज पे ये है। ये है इसके नेक्स्ट पेज पे। इसको बस याद रखा जाता है। कभी कभी जो मानचित्र में हम लोग रेलवे लाइन के लिए इस तरह के सिंबल का प्रयोग करते हैं लिख के, बड़ी लाइन के लिए इस तरह का, मीटर लाइन के लिए इस तरह का, रेलवे स्टेशन के लिए इस तरह का। मानचित्र पे पढ़ते समय अगर ये मानचित्र, ये बड़ी लाइन ना लिखकर इस तरह का मानचित्र बना देगा तो हमें पता चल जाता है कि ये है। इसी तरह सीमा के लिए ऐसा, इंटरनेशनल बाउंड्री के लिए, फिर पेड़ और घास के लिए इस तरह का मानचित्र। तो जैसे जैसे हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे एटलस के हिसाब से, तो ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। और दिशा में आप लोग एक और पॉइंट है, जैसे ये पढ़िए, हम दिक सूचक की सहायता से, दिक सूचक नाम ही है दिक सूचक, जहाँ से हमें दिशाओं के बारे में सूचना मिल जाए। बारे में सूचना प्राप्त हो जाए, वो होता है दिक सूचक। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जा सकता है, और चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। यहाँ से अगर सिंपल क्वेश्चन बनाना हो तो यहाँ से सिंपल क्वेश्चन भी बना सकता है। जो चुंबकीय सुई है या चुंबक है वो कौन सा दिशा बताता है, चुंबकीय सुई हमें कौन सी दिशा बताती है। तो बस ये याद रखेंगे कि चुंबकीय सुई हमें उत्तर और दक्षिण दिशा बताती है। उत्तर और दक्षिण दिशा बताती है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे ये हमने प्रतीक तो पढ़ ही लिया। प्रतीक में जैसे कि सड़क को कैसे दिखाया जाता है, पुल को कैसे दिखाया जाता है, रेल के पटरियों को कैसे दिखाया जाता है, ये सारा हमने स्टडी कर लिया इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये हमारा नेक्स्ट पेज रहा।
नेक्स्ट पेज में नेक्स्ट टॉपिक है रेखा चित्र। अब एक जैसे फिजिकल मैप में पढ़ते हैं तो उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट होता है, इसको याद ही रख लेते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए ये उदाहरण है, उदाहरण के लिए दिया है तो याद ही रखें। नीले रंग जलाशयों के लिए, भूरा रंग पर्वतों के लिए, पीला रंग पठारों के लिए, हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। ये 4 याद रख लेंगे। वैसे भी जब हम फिजिकल मैप पढ़ेंगे तो उसमें नदी भी आएगा, जहाँ नदी आएगा तो वहाँ पीले रंग से दर्शाया जाएगा नदी के पानी को। उसके बाद से जहाँ पर्वत आएगा वहाँ भूरा रंग से बनाया होगा पर्वत को, पठार आएगा उसको पीला रंग से बना दिया होगा, और जो मैदान आएगा उसको हरा रंग से बना दिया होगा। या जो भी हरा रंग से फिजिकल मैप में बनाया होगा उसे हम समझ जाएंगे कि वो मैदान है। जो पीला रंग का बना होगा उसे समझ जाएंगे कि वो पठार है। जो भूरा रंग का बना होगा वो उसे समझ जाएंगे कि वो पर्वत है। जो पीला रंग का बना होगा उसे समझ जाएंगे कि वो नदी है। तो ये लाइन यहाँ याद करने के लिए है। अब चलते हैं रेखा चित्र के बारे में पढ़ते हैं। रेखा चित्र क्या है? कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है जिसे रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। जैसे लो ये मैंने पर्वत बना दिया, हमने ये घास बना दिया। इस तरह के जो भी आते हैं अपने चित्र वो सारे रेखा चित्र मानचित्र के अंतर्गत आते हैं। फिर आप आ जाते हैं हम किस पे? खाका पे। नेक्स्ट है इसमें खाका। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। बड़े मानचित्र में तो जानकारियाँ ज़्यादा होती ही हैं। ये तो पॉइंट पहले डिस्कस कर गया है कि बड़े मानचित्र और छोटे मानचित्र में कौन बेटर होता है। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। तो मोस्टली इसमें डेफिनेशन ही दिया गया है और उसी को हम लोगों ने पढ़ा है क्या कि डेफिनेशन में क्या होता है। जैसे मानचित्र, एटलस, मानचित्र पढ़ा, एटलस पढ़ा, फिर पढ़े हम लोग दूरी, फिर हमने जाना दिशा, फिर दिशा के बाद जाना हमने प्रतीक, प्रतीक के बाद हमने जाना रेखा चित्र, और रेखा चित्र के बाद हम लोग पढ़े खाका। सारा डेफिनेशन ही पढ़े। इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखें कि नीला से नदी, भूरा से पर्वत, पीला से पठार को डिनोट करते हैं और हरा से मैदान को डिनोट करते हैं। बाकी एक पॉइंट जाने हम लोग कि बड़े पैमाने वाले मानचित्र अधिक जानकारी देता है हमें। तो हमें कभी भी मानचित्र का अध्ययन करना होता है हमें बड़े पैमाने वाले मानचित्र लेना चाहिए। चलिए अब इससे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या है? मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं? तो अभी हमने पढ़ा दिशा, दूरी और प्रतीक। प्रधान दिक बिंदु एकदम आसानी से बता दोगे, उत्तर दक्षिण। मानचित्र और खाका में क्या अंतर है? दोनों का डेफिनेशन लिख दो। फिर इसके बाद सब आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन, वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? तो अभी तो हमने बताया था, देखो, न भौतिकी न राजनीतिक, यह होता है थीमेटिक। वृक्ष, वन, नीले रंग जलाशय, दिक सूचक दिशा का पता लगाने के लिए। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं इजी जिसे आप आसानी से कर लोगे। पैमाना आवश्यक है, किसके लिए पैमाना आवश्यक है? मानचित्र के लिए। इसी के साथ जो हमारा एनसीईआरटी क्लास 6 की ज्योग्राफी का जो चौथा अध्याय था वो समाप्त हुआ। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अपने YouTube चैनल अररिया क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, वीडियो को लाइक करें।
और आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसे अपना शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।